Hi guys, in this lecture we will discuss about plasma, which is the part of blood and very important topic of body fluids and circulation. Now let's start. As we know that plasma is a type of blood. Blood has two types. Formed elements are blood corpuscles and second type is plasma, which consists of 55%. We have talked about this in first lecture. Now we have detailed discuss about plasma in this lecture. Plasma 55% of ब्लड्स, ये प्लाज्मा जो है वो 55% होता है ब्लड का। ये स्ट्रॉ कलर का होता है, विस्कस फ्लूइड होता है। विस्कस यानी जिसे हम फ्लूइड यानी जो फ्लो करे, लेकिन विस्कस यानी वो फ्लूइड्स जो बहुत कठिनाई से फ्लो करे उसे विस्कस कहते हैं। अब प्लाज्मा में जो है वो 90 से 92% वाटर होता है। वाटर को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं, यानी इसमें बहुत ज़्यादातर चीज़ें जो है वो घुल जाती हैं। पानी में अधिकतर चीज़ें घुल जाती हैं, इसलिए इसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। प्लाज्मा में 6 to 8% प्रोटीन होता है और 0.9% सॉल्ट होता है। प्लाज्मा में 0.1% ग्लूकोज होता है और 1% अदर सब्सटेंसेज होता है। प्लाज्मा में जो प्रोटीन होता है हमने बताया था कि 6 to 8% होता है। तो प्लाज्मा में जो प्रोटीन है 6 to 8 ग्राम प्रोटीन इज प्रेजेंट इन द प्लाज्मा। 6 से 8 ग्राम प्रोटीन प्रेजेंट होता है प्लाज्मा में। अगर प्रोटीन का जो अमाउंट है प्लाज्मा में वो डिक्रीज हो जाता है तो उसे हाइपोप्रोटीनीमिया कहते हैं। हाइपो मीन्स कमी और प्रोटीनीमिया प्रोटीन मीन्स प्रोटीन की, एनीमिया मीन्स कमी। तो हाइपोप्रोटीनीमिया हो जाता है। अगर प्लाज्मा में प्रोटीन की कमी है, 6 to 8 ग्राम से कम है प्लाज्मा में प्रोटीन, तो उसे उस कंडीशन को हाइपोप्रोटीनीमिया कहेंगे। प्लाज्मा मेनली 3 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स इन द ब्लड प्लाज्मा। मेनली जो है 3 तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं ब्लड प्लाज्मा में, और इन तीनों तरह के जो प्रोटीन पाए जाते हैं वो नीट जो है वो बहुत बार पूछता है। पहला है एल्बुमिन, दूसरा है ग्लोबिन और तीसरा है फिब्रिनोजन। पूछा जाता है कि एल्बुमिन ज़्यादा प्रेजेंट होता है ब्लड प्लाज्मा में कि ग्लोबिन या फिब्रिनोजन। तो सबसे ज़्यादा जो प्रेजेंट होता है, मैक्सिमम कंसंट्रेशन जो होती है वो एल्बुमिन की होती है इन ब्लड प्लाज्मा। और क्यों होती है? क्योंकि ये इसकी जो साइज़ है प्रोटीन की वो बहुत छोटी होती है। और एल्बुमिन जो है वो विस्कोसिटी को मेंटेन करता है, यानी ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करता है। और ग्लोबिन के बारे में अब हम लोग बात करेंगे। ब्लड प्लाज्मा का जो दूसरा प्रोटीन है वो ग्लोबिन है, और ग्लोबिन के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन किए थे इन द सेकेंड लेक्चर। और ग्लोबिन जो है एंटीबॉडी फॉर्मेशन में हेल्प करता है। एंटीबॉडी क्या करती है? डिफेंस करती है, बचाती है हमारी बॉडी को। कोई भी एंटीजन, अगर एंटीजन क्या है ये हम लोग जेनेटिक्स में पढ़ेंगे डिटेल में। एंटीजन कोई भी फॉरेन सब्सटेंसेस, फॉरेन एजेंट, कुछ भी बैक्टीरिया, वायरस अगर हमारी बॉडी में एंटर करता है तो उसे एंटीजन कहते हैं। एंटीजन बाहर से आया होता है जो हमारी बॉडी में एंटर करता है, और एंटीबॉडी वो होती है जब हमारी बॉडी में कोई एंटीजन एंटर कर जाता है तो हमारी बॉडी उसके प्रति एंटीबॉडी बनाती है जो एंटीजन को किल करता है। तो ग्लोबिन जो है वो एंटीजन को की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। एंटीजन क्या करता है? डिफेंस करता है। फिब्रिनोजन जो है वो कम अमाउंट में पाया जाता है, लार्जेस्ट साइज प्रोटीन है। और फिब्रिनोजन के बारे में हम लोग इसके पहले प्लेटलेट्स की वीडियो में डिटेल में स्टडी किए थे कि फिब्रिनोजन एंजाइम क्या क्या करता है, फिब्रिन
फिब्रिनोजन जो है थ्रोम्बिस की मदद से फिब्रिन में बदलता है और वो ब्लड क्लॉट कैसे बनाता है इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। तो फिब्रिनोजन लार्जेस्ट साइज प्रोटीन है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, ये किस में हेल्प करता है? ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। नाउ वी डिस्कस अबाउट सॉल्ट्स एंड मिनरल्स। देखिए तो ब्लड प्लाज्मा में एनायन कैटायन दोनों प्रेजेंट होते हैं। क्लोरीन आयन, फास्फेट आयन, PO3-, SO4 2-, सल्फेट आयन, कार्बोनेट आयन, CO3 2-, बाइकार्बोनेट आयन, SCO3- ऑफ Na+। इन सब के एनायंस हैं, इन सब कैटायन के ये एनायंस हैं। Na+, K+, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, Ca2+। इसके बारे में आप जानते ही होंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 20 होता है। ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके डाईवैलेंट पॉजिटिव बन जाता है। मैग्नीशियम भी 12 नंबर पे आता है, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके अपने स्टेबल हो जाता है और ये Mg2+ आयन फॉर्म कर देता है। Fe2+, ये भी ऐसे ही है, Fe2+ और Fe3+ दोनों फॉर्म में पाया जाता है। तो ब्लड प्लाज्मा में क्लोरीन आयन, फास्फेट आयन, सल्फेट आयन, कार्बोनेट आयन, SCO3- ऑफ सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन एंड फेरस आयन होते हैं। ये सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। आप इनका फार्मूला बना सकते हैं। NaCl, जैसे NaCl हो गया, KCl हो गया, CaCl2 हो गया, MgCl2 हो गया, ऐसे आप इनका सॉल्ट का फार्मूला बना सकते हैं। और जो मेन सॉल्ट होता है ब्लड प्लाज्मा में, मेन सॉल्ट जो है वो NaCl है और वो 92% प्रेजेंट होता है। NaCl जो है बाई वेट अगर पूछा जाए तो 0.9 ग्राम प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड प्लाज्मा। 100 मिलीलीटर ब्लड प्लाज्मा में 0.9 मिलीग्राम प्रेजेंट होता है। अब हम लोग ग्लूकोज के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो ग्लूकोज जो है वो लगभग अप्रॉक्सीमेटली 100 मिलीग्राम ग्लूकोज जो है 100 मिलीलीटर ब्लड में प्रेजेंट होता है। 1 ग्राम ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ब्लड। 1 लीटर ब्लड में 1 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। अगर आपसे पूछा गया कि 1 लीटर ब्लड में कितने ग्राम ग्लूकोज होंगे तो 1 ग्राम होंगे। इफ़ द ग्लूकोज लेवल डिक्रीजेस, अगर ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज हो जाता है तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? हाइपो मीन्स कमी, ग्लाइसे मतलब ग्लूकोज का, हाइपोग्लाइसेमिया कहते हैं। हाइपोग्लाइसेमिया मीन्स ब्लड में ग्लूकोज लेवल डिक्रीज हो जाना, उस कंडीशन को हम हाइपोग्लाइसेमिया कहते हैं। हम लोग WBC कम हो जाना, RBC कम हो जाना ब्लड में, ये सब बारे में बात कर चुके हैं। उन्हें क्या कहते हैं, बढ़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, और WBC ज़्यादा बढ़ गए तो ब्लड कैंसर होता है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है तो क्या कहते हैं? इफ़ ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज देन दिस कंडीशन इज कॉल्ड हाइपरग्लाइसेमिया। हाइपर मीन्स बढ़ जाना, ग्लाइसेमिया यानी ग्लूकोज का लेवल जो है ब्लड में अगर इंक्रीज हो गया तो उस कंडीशन को हम हाइपरग्लाइसेमिया कहेंगे। कुछ हार्मोन्स होते हैं जो ग्लूकोज लेवल को इफ़ेक्ट करते हैं उनके बढ़ने और घटने में। जैसे कि किसी को डायबिटीज़ हो जाती है तो उसको इंसुलिन का इंजेक्शन दिलवाया जाता है। किस लिए दिलवाया जाता है? इंसुलिन हार्मोन जो होता है वो डिक्रीज करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को, और इसको कौन सा हार्मोन कहते हैं? हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन कहते हैं। क्यों कहते हैं हाइपो? यानी कम करता है, ग्लाइसेमिक यानी ग्लूकोज को ये कम करता है। तो ग्लूकोज को लेवल को ये इंसुलिन हार्मोन कम करता है, इसीलिए इसको हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन कहते हैं। और किसी को डायबिटीज़ हो जाती है यानी उसका शुगर का लेवल ब्लड में जितना दिया गया है कितना होना चाहिए? 100 मिलीग्राम इन 100 मिलीलीटर होना चाहिए, या 1 लीटर में 1 ग्राम ग्लूकोज होना चाहिए। तो उससे जब ज़्यादा हो जाता है
तब यानी शुगर का लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है, और शुगर का लेवल जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो हम इंसुलिन का इंजेक्शन उस पेशेंट को दे देते हैं। हमने पिछले लेक्चर में आप लोगों को ये भी बताया था कि नॉर्मल जो ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है वो कितना होता है, तो आप लोग बता सकते हैं कितना होता है, याद है तो 120 कुछ याद है, 80 to 120 मिलीग्राम इन 100 मिलीलीटर। और हमने ये भी बताया था नॉर्मल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल 80 to 180 ग्राम होता है, मिलीग्राम सॉरी, इन 100 मिलीलीटर ब्लड में। ठीक है, तो आप ये पॉइंट्स ज़रूर याद रखिएगा। ग्लाइकोजन हार्मोन्स इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, सो इट इज़ कॉल्ड हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। जो ग्लाइकोजन होता है जस्ट इंसुलिन के एंटागोनेस्टिक होता है, यानी उल्टा काम करता है। तो ग्लाइकोजन हार्मोन जो है उसको हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन कहते हैं। आप लोग समझ ही गए होंगे, हाइपर मतलब बहुत ज़्यादा, ग्लाइसेमिक मतलब ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाना। तो ग्लूकोज का लेवल जब ब्लड में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसे ग्लूकागान कहते हैं। तो यानी जिसको डायबिटीज़ होगी उसके अंदर ग्लूकागान हार्मोन ज़्यादा होगा और इंसुलिन हार्मोन कम होगा, इसलिए उसको इंसुलिन की इंजेक्शन दी जाती है। अदर सब्सटेंसेस जैसे रेस्पिरेटरी गैस कौन सी हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा, ये सब रेस्पिरेटरी गैसेज हैं जो रेस्पिरेशन करने में हेल्प करती हैं। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है, जो हम बाहर निकालते हैं उसे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कहते हैं या वेस्ट प्रोडक्ट कहते हैं, जैसे अमोनिया, NH3, यूरिया हम लोग निकालते हैं, अमोनिया जो वाटर में एनिमल्स रहते हैं वो निकालते हैं, यूरिया हम लोग मैमल्स निकालते हैं, और यूरिक एसिड बर्ड्स लोग निकालती हैं, क्योंकि उन लोगों को पानी की ज़्यादा कमी होती है, तो उनकी बॉडी ऐसी ही है कि वो यूरिक एसिड निकाले। और जो वाटर में जो एनिमल्स रहते हैं उनको पानी की कमी तो होती नहीं है, तो इसलिए वो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं। अमोनिया एक्सक्रीट करने में बहुत ज़्यादा पानी लगता है, तो इसीलिए जो जैसे हैबिटाट में रहता है उसका एक्सक्रीशन प्रोडक्ट भी वैसे ही है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि यूरिक एसिड जो बर्ड्स होते हैं वो क्या एक्सक्रीट करते हैं, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, तो आप लोग क्या कहेंगे, यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं। एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में हम पहले आप लोगों को ये बता चुके हैं, अगर जो लोग नए हैं उनके लिए हम इस पे ज़रूर एक वीडियो बनाएंगे। न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस जो है वो है मतलब जो न्यूट्रिशन देते हैं, जो हमारी बॉडी को नरिश करते हैं, वो है अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड से ही प्रोटीन बनता है, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, विटामिन्स एक्सेट्रा, ये सब क्या है, न्यूट्रिटिव सब्सटेंस है। और अदर सब्सटेंसेस के बारे में हम बात करते हैं तो चौथा है हार्मोन। हार्मोन भी हमको बहुत हेल्प करता है बहुत सारी चीज़ों में। अब हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ब्लड सप्लाई टू डिफरेंट ऑर्गन। अलग अलग ऑर्गन में कैसे ब्लड सप्लाई होता है, कौन सी आर्टरी कौन से ऑर्गन में ब्लड सप्लाई करती, हर आर्टरी के अलग अलग नाम है, हर वेन्स के अलग अलग नाम है, हम उनके बारे में डिटेल में बताते हैं, कौन सी आर्टरी कौन सा वेन कहाँ ब्लड सप्लाई करता है, कहाँ से लेके जाता है। आर्टरी कौन सा ब्लड सप्लाई करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है, यानी जिसमें ऑक्सीजन होती है और जिसमें CO2 रहता है। हमारी बॉडी से जो CO2 एब्जॉर्ब होती है वो लंग्स में जाती है, और वो कौन लेके जाता है, वेंस लेके जाती है, और आर्टरी क्या करती है, लंग से ऑक्सीजन लेकर के हमारी सभी बॉडी की सेल्स तक पहुंचाती है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं, हार्ट की जो आर्टरी होती है उसे कोरोनरी आर्टरी कहते हैं, यानी कोरोनरी आर्टरी जो है वो क्या करेगी, हमारे हार्ट को ऑक्सीजन पहुंचाएगी, और हमारे हार्ट से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कोरोनरी वेन जो है वो वापस लेके जाएगी। लंग्स की आर्टरी को पल्मोनरी कहते हैं, पल्मोनरी आर्टरी ऑक्सीजन लंग्स को पहुंचाएगी,
और लंग्स से पल्मोनरी वेन, लंग्स की सेल से पल्मोनरी वेन कार्बन डाइऑक्साइड लेके जाएगी। किडनी, किडनी की आर्टरी को रीनल आर्टरी, रीनल वेन। टंग, टंग लिंगुअल, लिंगुअल आप लोग और पढ़े हैं कहीं, याद है डाइजेशन वाले चैप्टर में। सब लिंगुअल यानी जो जीभ के नीचे ग्लैंड्स होते हैं, स्लैवरी ग्लैंड, उन्हें सब लिंगुअल ग्लैंड्स कहते हैं। यानी अगर टंग की बात करें तो उसमें लिंगुअल शब्द का इस्तेमाल होता है। ये बहुत ही इजी है इसको याद करने के लिए। टंग में कौन सी आर्टरी और कौन सी वेन है, तो लिंगुअल आर्टरी और लिंगुअल वेन है। डायाफ्राम जो फ्रेनिक आर्टरी करती है, फ्रेनिक आर्टरी जो है सबसे छोटी आर्टरी है और फ्रेनिक वेन उससे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। हेड में कैरोटिड आर्टरी होती है, और ये थोड़ा सा पॉइंट्स अलग हो गया तो इसको आप ऐसे लाइन खींच लीजिए क्योंकि इसको आप अच्छे से याद करेंगे ना। हेड में जो है इंटरनल जगलर जो है वेन है, ये वहाँ से जितने भी सेल्स के कार्बन डाइऑक्साइड हैं उसको लंग्स तक लेके जाता है, उस हार्ट में लेके जाती है। फोर लिम्स यानी हमारे हाथ, हाथ में ब्रैकियल आर्टरी होती है, उसे रेडियल आर्टरी भी कहते हैं, और ब्रैकियल वेन यानी रेडियल वेन कहते हैं। हाइंड लिम्ब एक्सटर्नल इलियक आर्टरी होती है और एक्सटर्नल इलियक वेन। इन सब के नाम तो एक जैसे हैं लेकिन हेड के नाम जो हैं आर्टरी और वेन्स के नाम अलग अलग हो गए हैं, जिसे कैरोटिड आर्टरी और इंटरनल जगलर। यूनरी ब्लैडर, यूनरी ब्लैडर आप लोग समझ रहे हैं, यूनरी ब्लैडर जिसमें यूरिन इकट्ठा होता है, फ्लेक्सिबल होता है यूनरी ब्लैडर। आप मतलब इनवॉलेंट्री होती है उसकी सेल्स अंदर से, और ये इसमें यूरिन एकत्रित होता है, और इसमें जो आर्टरी होती है उसे कहते हैं इंटरनल इलियक आर्टरी। और आप ये देख रहे होंगे हाइंड लिप में एक्सटर्नल इलियक आर्टरी और एक्सटर्नल इलियक वेन थी, लेकिन यूनरी ब्लैडर में इंटरनल इलियक आर्टरी है और इंटरनल इलियक वेन है। गोनेड्स क्या है आप समझ रहे होंगे। गोनेडियल आर्टरी गोनेड्स में क्या करती है, ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट करती है, और गोनेडियल वेन वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है। टेस्टिस मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का एक पार्ट है ये। इसमें स्पर्मेटिक आर्टरी जो है उस टेस्टिस में ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगी, और स्पर्मेटिक वेन वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस लेकर आएगी। ओवरी, ओवरी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसमें ओवरियन आर्टरी जो है ब्लड लेके ऑक्सीजनेटेड ब्लड हर सेल्स तक पहुँचाएगी, और ओवेरियन वेन वहाँ से ब्लड को वापस लेके आएगी। लीवर की, लीवर के एक शब्द है हिपैटिक, ये भी बहुत आसान है। हिपैटिक लॉब्यूल्स आप लोग पढ़े होंगे, हिपैटिक सेल्स पढ़े होंगे, जो लीवर में सेल्स होते हैं उन्हें हिपैटिक कहते हैं। तो लीवर की आर्टरी को जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है उसको क्या कहते हैं, हिपैटिक आर्टरी। हिपैटिक वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वहाँ से लेके आएगी। स्टमक, स्टमक पेट, उसमें स्टमक के लिए हम गैस्ट्रिक वर्ड बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, तो गैस्ट्रिक आर्टरी। लेकिन यहाँ पे हमको डबल स्टार करना है क्योंकि ये बहुत अच्छे से याद करना है कि सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन जो है वो यहाँ से स्टमक से जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है। स्प्लीन, स्प्लीन में स्प्लीनिक आर्टरी और स्प्लीनिक वेन होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन, हम जानते हैं कि हमारे जो खाना है वो मोस्टली स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में ज़्यादातर डाइजेस्ट हो जाता है, और हमारी छोटी आंत बहुत ज़्यादा लंबी होती है। बड़ी आंत कम लंबी होती है, छोटी आंत अबाउट 6 मीटर लंबी होती है, और छोटी आंत जो होती है सुपीरियर इंटेस्टाइन, उसमें सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी जो है वो ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है। इसमें देखिए स्टमक में सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन जो थी वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती थी, और स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या है, सुपीरियर मेजेंट्रिक जो आर्टरी है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है
स्मॉल इंटेस्टाइन में, और यहाँ पे दोनों में सुपीरियर वेन्स है। यानी आप लोग ये समझिए कि यहाँ पे कुछ पोर्टल सिस्टम वाला चीज़ आने वाला है। पोर्टल सिस्टम के बारे में भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। कोलॉन, कोलॉन क्या है? कोलॉन लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट है। आप लोग पढ़े होंगे लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, सीकम, कोलॉन, रेक्टम। कौन कौन से? सीकम, कोलॉन, रेक्टम। तो कोलॉन में जो है आर्टरी कौन सी है? इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी और इंफीरियर मेजेंट्रिक वेन, ये ब्लड सप्लाई करती हैं। अब एंटीकोगुलेंट के बारे में हम लोग बात करेंगे। एंटीकोगुलेंट क्या है? सॉरी, अभी पहले हम लोग ये पढ़ लेते हैं, उसके बाद एंटीकोगुलेंट के बारे में पढ़ेंगे। कार्डियक, कार्डियक यानी क्या? हार्ट के बारे में बात हो रही है। तो कार्डियक में हिपैटिक आर्टरी लेके जा रही है ऑक्सीनेटेड ब्लड, और कार्डियक मेजेंट्री आर्टरी जो है 3 पार्ट में डिवाइड होती है। कार्डियक मेजेंट्री आर्टरी 3 पार्ट में डिवाइड होती है, हिपैटिक आर्टरी, गैस्ट्रिक आर्टरी, स्प्लीनिक आर्टरी। एंटीकोगुलेंट क्या होता है? हम पहले भी बता चुके हैं कि एंटीकोगुलेंट वो सब्सटेंसेस जो होते हैं जो ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करते हैं, जो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होने देते उन्हें एंटीकोगुलेंट कहते हैं। जैसे कि हमने आपको उसके बारे में, हिपैरिन के बारे में और सब के बारे में बात की थी कि हिपैरिन कौन सी सेल सिक्रीट करती है। ये आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे कि हिपैरिन कौन सी सेल्स WBC की सिक्रीट करती है। ग्रैनुलोसाइट, एक ग्रैनुलोसाइट में मैंने दोनों मिला के 5 टाइप बताए हैं, आपको हिंट दे रहे हैं, उन्हीं में से हैं। एक सेल्स ऐसी है जो क्या करती है? हेपैरिन, सेरोटोनिन सिक्रीट करती है। आप लोग बताइएगा। एक वैसोडायलेटर है, एक वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है, और हिपैरिन क्या थी? एंटीकोगुलेंट थी। तो तीनों का आप नेम और हिपैरिन कौन सी सेल सिक्रीट करती है ये ज़रूर बताएंगे। एंटीकोगुलेंट्स 2 तरह के होते हैं। एक एक्सटर्नल एंटीकोगुलेंट जो बाहर ब्लड क्लॉट नहीं फॉर्म होने देते। दिस सब्सटेंसेस प्रिवेंट प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग व्हेन ब्लड इज प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ द बॉडी। जब बॉडी के बाहर ब्लड प्रेजेंट होता है तो ये ब्लड क्लॉट नहीं होने देते हैं। और ये जो है कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं? जैसे सोडियम ऑक्सलेट, पोटेशियम ऑक्सलेट, सोडियम सिट्रेट और पोटेशियम सिट्रेट। जैसे हमारा ब्लड जो है वो बाहर निकाल लिया जाता है सिरिंज के द्वारा, तो उसमें ये सब चीज़ें अगर हम कोई एक चीज़ें मिला दें तो हमारी ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है। तो डॉक्टर लोग जब हम लोग टेस्ट कराने जाते हैं ब्लड टेस्ट, तो उस ट्यूब में या तो सोडियम ऑक्सलेट या पोटेशियम, ये वैसे बहुत पुराने वर्जन हैं, इनका अब कम इस्तेमाल किया जाता है। एक्सटर्नल एंटीकोगुलेंट जो है प्रिवेंट करता है प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग बाय बाइंडिंग फ्री कैल्शियम आयन। हमने बताया था कि ब्लड क्लॉटिंग कैसे होती है, उसकी प्रोसेस के बारे में डिटेल में बताया है। एक बार हम वो पेज आपको दिखा दे रहे हैं। जो एक्सटर्नल एंटीकोगुलेंट है यहाँ पे देखिए कैल्शियम आयन है, इसको क्या करेगा? बाइंड कर देगा, जिसकी वजह से थ्रोम्बोकाइनेज एक्टिवेट नहीं हो पाएगा। थ्रोम्बोकाइनेज एक्टिवेट नहीं होगा तो एंटीप्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेट नहीं होगा, प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट नहीं होगा तो फिब्रिनोजन फिब्रिन में कन्वर्ट नहीं होगा, फिब्रिनोजन फिब्रिन में कन्वर्ट नहीं होगा तो ब्लड क्लॉट नहीं बनेगी। EDTA एथाइलिन डायामीन टेट्रा एसिटिक एसिड जो है ये एक्सटर्नल एंटीकोगुलेंट के रूप में यूज की जाती है। एथाइलिन डायामीन टेट्रा एसिटिक एसिड जो है वो एंटीकोगुलेंट के रूप में यूज की जाती है, और ये बहुत मॉडर्न है। आजकल सब लोग यही EDTA का ही इस्तेमाल करते हैं। EDTA नाम आप लोग अगर ना याद हो तो EDTA नाम से याद कर लीजिएगा, और इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। Internal anticoagulant, these substances prevent the blood clotting when blood flows inside the body। जब ब्लड अंदर बॉडी के अंदर फ्लो करता है तब ये एंटीकोगुलेंट यानी जो कोगुलेट नहीं होने देते, ब्लड क्लॉट नहीं होने देते, ये अंदर तब काम करते हैं। जैसे हिपैरिन जो है नॉर्मल एंटीकोगुलेंट है, ये बेसोफिल सिक्रीट करता है। बेसोफिल एक WBC का टाइप है,
WBCP ग्रेनुलोसाइट के 3 टाइप थे, बेसोफिल, एसिडोफिल और न्यूट्रोफिल। तो बेसोफिल जो है हिपैरिन सिक्रीट करता है, और हिपैरिन जो है नेचुरल एंटीकोगुलेंट है। हिपैरिन प्रिवेंट द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग बाय इनएक्टिवेटिंग थ्रोम्बिन एंजाइम। हिपैरिन क्या करता है, थ्रोम्बिन एंजाइम को इनएक्टिवेट करता है, यानी प्रोथ्रोम्बिन में ही रहने देता है। प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन को चेंज नहीं होने देता है, और प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन, अगर थ्रोम्बिन नहीं होगा, थ्रोम्बिन एंजाइम नहीं एक्टिवेट होगा, तो फिब्रिनोजन जो है वो फिब्रिन में कन्वर्ट नहीं होगा, और अगर वो फिब्रिन में कन्वर्ट नहीं होगा तो ब्लड क्लॉट क्या होगा, नहीं बनेगा, ब्लड क्लॉट नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे तो हमको थ्रोम्बिन चाहिए, थ्रोम्बिन एक्टिवेट नहीं है, तो फिब्रिनोजन क्या है, फिब्रिन में कन्वर्ट नहीं होगा और ब्लड क्लॉट नहीं बनेगा। अदर नेचुरल एंटीकोगुलेंट्स आर एनोफिलिन, एनोफिलिन मॉस्किटोज सिक्रीट करते हैं, हिरुडीन, लीचेस, लैम्प्रिडीन, पेट्रोमाइजोन और लैम्प्रे इनका नाम है। ये सब नेचुरल एंटीकोगुलेंट है, ये सब इन सब के द्वारा सिक्रीट किया जाता है। जैसे मॉस्किटो क्या करती है, हमारे ब्लड को सक करती है, तो हमारा ब्लड अगर उनके अंदर गया तो कोगुलेट हो जाना चाहिए, तो जब वो उनके अंदर गया तो कोगुलेट नहीं होता, क्यों, क्योंकि उनके अंदर एनोफिलिन नाम का एंटीकोगुलेंट है, वो क्या करता है, ब्लड क्लॉट नहीं होने देता है उनकी बॉडी के अंदर, जिससे वो हमारा खून पी ले जाती हैं। Now in another lecture we will discuss about hearts, which is very important of the body fluids and blood circulation. Thanks to all.